जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का एक डाकू था, एक लुटेरा था, और सेम इसी प्रकार से जो कोलंबस भी था वो भी इसी प्रकार से था। तो वास्को डी गामा को तो भेज दिया गया भारत की साइड पूर्वी क्षेत्र में, और जो कोलंबस था उसको भेज दिया गया अमेरिका में। जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसने भी यहां पर जो तहलका मचाया, जितनी मार काट करी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सेम इसी प्रकार से कोलंबस ने भी अमेरिका में किया था, रेड इंडियंस को खत्म कर दिया था। तो उस अध्याय देश में था क्या? उस अध्याय देश में आप लोगों को नियंत्रित करने के लिए, आप लोगों को गुलाम करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए उन लोगों ने कुछ नियम बनाए हुए थे। जिस प्रकार से वो पेपल बुल अध्याय देश जारी हुआ था 1492 में, आज भी किसी पोप के माध्यम से एक अध्याय देश जारी होता है, और वही अध्याय देश के माध्यम से आप लोगों को नियंत्रित किया जाता है। आप देखोगे जिसमें स्वास्थ्य तंत्र की अभी हमने बात करी थी, उसमें जो न्यायिक तंत्र है, उस न्यायिक तंत्र में आपका जो प्रशासन है, क्या आपको इस न्यायिक तंत्र के अंदर संगीतमयता, रक्षण, पोषण, पारदर्शिता, स्पष्टता नजर आती है जी? नहीं आती ना। आज एक गरीब व्यक्ति है, जो उस गरीब व्यक्ति जब अपना जो समस्या होती है वो उस न्यायिक अधिकारी के पास लेकर जाता है, क्या उसका समाधान वो कर पाता है? लेकिन 1835 और 1850 के लगभग भारत के अंदर एक व्यवस्था थी जिसे हम पंचायती व्यवस्था बोलते थे। थी या नहीं थी जी? उस पंचायती व्यवस्था में आप मुझे ये बताइए, जब वो पंचायती व्यवस्था हुआ करती थी, मान लीजिए दो पक्षों की लड़ाई है, जब पंचायत के जो मेंबर होते थे, जो पंच होते थे, क्या वो पंच वो दोनों पक्ष क्या जब फैसला करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, क्या वो दोनों पक्ष उस फैसले को होने के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन रहते थे जी? और जो आज न्यायिक तंत्र है उसमें यदि मान लीजिए आपके न्याय तो होता ही नहीं, फैसला होता है, अगर फैसला ऐसा हो भी जाए एक तरफा, और एक तरफा जो भी फैसला होगा वो जो उन दो पक्षों में से जो पैसे वाला व्यक्ति होगा उसके पक्ष में ही जाएगा, चाहे आपके पास कितने ही एविडेंस क्यों ना हो। वो दोनों पक्ष जिंदगी भर के लिए बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वो जिंदगी भर उनकी चप्पलें घिस जाती हैं तारीखों पर जाते जाते। क्या इसमें आपको पारदर्शिता नजर आती है जी? इसमें रक्षण पोषण नजर आता है? तो ये बदलना चाहिए नहीं चाहिए? इससे पहले मैंने बात करी थी स्वास्थ्य तंत्र की। हमारे आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति थी, वो चिकित्सा पद्धति आपको ये नहीं सिखाती कि आप बीमार पड़ गए हो तो इस बीमारी का मतलब समाधान क्या होगा, बल्कि आयुर्वेद आपको यह सिखाता है कि आप बीमार ही ना पड़ो। आयुर्वेद आपको यह सिखाता, इन लोगों ने आयुर्वेद को पिछड़ा हुआ कहकर उसको बदनाम कर दिया और उससे भी लोगों को तोड़ दिया गया, और उन चीजों पर भी इन लोगों ने अंकुश लगा दिया इन लोगों के द्वारा। अगर आप आयुर्वेद की एक चीज देखो, 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस क्रांति में आप लोगों को पता होगा कि कितने जबरदस्त तरीके से मारकाट की गई थी। लगभग 52,000 अंग्रेजों को तो ऐसे काट दिया था चक्कों से, पड़ासियों से, कि अंग्रेजों को जान बचाकर भागना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसमें से एक बच जाता है, तो जो एक अंग्रेज जो बचता है वो जाता है, अब मतलब वो कालिक पोत लेता अपने ऊपर, क्योंकि गोरे जितने भी दिखाई दे रहे थे वो सब काटे जा रहे थे उस समय, अंग्रेज थे जो। तो वो जब जाता है तो अपनी वो डायरी में लिखता है, और उससे पहले कर्नल कूट का भी उदाहरण आता है, जब हैदर अली के साथ लड़ाई भी हुई थी एक अंग्रेज की, तो उसमें ये बताया जाता है कि हमारे भारत के अंदर नाक कटना सबसे बड़ा माना जाता है जी, नाक कटना।
तो एक अंग्रेज की नाक काट दी गई थी। जब वो गांव से गुजर रहा था तो एक वैद्य ने उसको रोका। तो वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बता रहा है कि जो अपनी चिकित्सा पद्धति के बारे में, कि जब मेरी नाक काट दी गई थी तो एक गांव में एक सर्जन था, और जो वो सर्जन हुआ करता था, उस सर्जन ने मेरी सर्जरी इस प्रकार से करी कि मैं, आप लोग मेरी नाक को देखिए, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा कि इसकी सर्जरी हुई है? इतने उच्च लेवल की यहाँ सर्जरी हुआ करती थी। जो आज ये राइनोप्लास्टिक सर्जरी आप जिसे बोलते हो, ये सुश्रुत संहिता से, अपनी आयुर्वेद से ही निकली हुई है। पूरी दुनिया की जो सर्जरी अगर कहीं से निकली है तो अपने ही भारत से निकली है, अपने ही ऋषियों की ये रिसर्च रही है, अपनी ही आयुर्वेद का ये कमाल रहा है। प्रत्येक गांव में एक वैद्य हुआ करता था और 5 गांव के बीच में एक सर्जन हुआ करता था। आज का जो सर्जन है उससे कई गुना बड़ा लेवल का। और इस प्रकार की हुआ करती थी अपनी चिकित्सा पद्धति। और उसी 1492 के पेपल बुल में जो अध्याय देश में जारी होता है, उसको में यही होता है कि पूरी दुनिया को कैसे लूटा जाए, पूरी दुनिया को कैसे तबाह करा जाए, पूरी दुनिया को कैसे क्रिश्चियन बनाया जाए। क्योंकि कोलंबस और जो वास्को डी गामा था और जो उसके अन्य वो थे, वो लोग क्या करते थे, आपस में ही लड़ते थे, वो जहाजों को लूटा करते थे। तो वो पॉप उनसे कहता है कि आप लोग जब एक ही धर्म के लोग हो तो आपस में क्यों लड़ते हो? आप लोगों के लिए मैं पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट देता हूं, पूर्वी हिस्सा इनका और पश्चिमी हिस्सा इनका। आप मुझे ये बताइए, वो हरामखोर शब्दों थोड़े हो सकते हैं अलग, आप मुझे ये बताइए कि वो पोप होता कौन है दुनिया को 2 हिस्से में बांटने वाला? और जब वो आदेश जारी किया जाता है, वो आदेश यही जारी किया जाता है कि आप लोगों को गुलाम कैसे बनाना है, पूरी दुनिया को क्रिश्चियन कैसे बनाना है। उस अध्याय देश में यही आदेश जारी होते हैं। ये अध्याय देश समय समय पर आते रहे हैं भारत के अंदर और अभी भी आते हैं। मैंने आपके समक्ष 2 तंत्रों की बात करी है इस व्यवस्था में। जब मैंने आपको बताया व्यवस्था किसे कहते हैं, जिस व्यवस्था के अंदर आपको पारदर्शिता नजर आए, संगीतमयता नजर आए, आपको रक्षण नजर आए, पोषण नजर आए, तो समझ लीजिए वो व्यवस्था है। और जिसके जिसके आपको जिस व्यवस्था में ये चीजें नजर नहीं आए, जो बिंदु मैं बता रहा हूं, तो समझ लीजिए वो अव्यवस्था है। आप मुझे ये बताइए, जिस व्यवस्था को लेकर नरेंद्र मोदी एक बार लाल किले की प्राचीर से और एक बार संसद से ये कह चुका है कि हम भारत को एक नई विश्व व्यवस्था के ओर ले जा रहे हैं, एक नई जिसमें व्यवस्था होगी, क्या मुझे ये बताइए वो नई सुव्यवस्था है या वो आने वाली नई अव्यवस्था है? अब इस व्यवस्था के तंत्र में आप एक चीज और देखिए, जब हम बात करते हैं न्यायिक तंत्र की, न्याय में आपको कहीं भी रक्षण, पोषण, पारदर्शिता, स्पष्टता नजर नहीं आती, ना ही आपको स्वास्थ्य तंत्र में नजर आती। जब इस व्यवस्था के तंत्र को आप देखोगे, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया तंत्र है, इसीलिए हम इस व्यवस्था में जितने भी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उसको तंत्र बोलते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। आप इस सिस्टम में देखोगे एजुकेशन सिस्टम को, क्या आप उस एजुकेशन सिस्टम को उठा के देखिए, क्या उसमें आपको पारदर्शिता नजर आती है जी? क्या उसमें आपको कहीं भी रक्षण या पोषण नजर आता है? 18 जब मैं आपके बीच कर रहा था कि अध्याय देश जारी करते हैं, एक अध्याय देश जारी भी होता है, आपने सभी ने नाम सुना होगा लॉर्ड मेकाले का। वो मेकाले आया था, उसका जो बॉस था वो था विलियम एडम। विलियम एडम ने एक जिम्मेदारी दी थी मेकाले को, और मेकाले ने वो बखूबी रूप से निभाया भी था। मेकाले अपने पत्र में लिखता है कि मैंने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भ्रमण कर लिया है। इस भारत के अंदर मुझे कहीं भी कोई भी व्यक्ति गरीब नजर नहीं आया, कोई भी भिखारी नजर नहीं आया है, कोई भी अनपढ़ नजर नहीं आया है। तो 1835 में जब उन्होंने ये बात बताई ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, तो वो कहता है कि भारत को गुलाम बनाना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है। तो फिर बाकी के जो एमपीज होते हैं, वहां सांसद होते हैं, वो कहते हैं कि फिर किस प्रकार से इसको गुलाम बनाया जा सकता है, किस प्रकार से इसको तोड़ा जा सकता है।
तो लॉर्ड मेकाले बोल रहा है अपनी संसद में कि यदि भारत को बर्बाद करना है, भारत को तबाह करना है, या भारत को आने वाले लंबे समय के लिए गुलाम बनाना है, तो इसकी जो सबसे मूल में है वो है इनके संस्कृति, सभ्यता, इनकी शिक्षा पद्धति, इन सब को ध्वस्त कर दो। मैं बात कर रहा हूं जी आज के एजुकेशन सिस्टम की। 1835 में एजुकेशन एक्ट पास हो जाता है। उस एजुकेशन एक्ट के नाम पर आपके भारत के अंदर जितने भी गुरुकुल चल रहे थे, उन गुरुकुलों को इनलीगल घोषित कर दिया था। उन गुरुकुलों में जितने भी आचार्य थे, उन आचार्यों को जिंदा जला दिया गया, उन गुरुकुलों में आग लगा दी गई, और उस दिन से वो गुरुकुल इनलीगल घोषित कर दिए। उन गुरुकुलों के पैरेलल उन्होंने 1835 के एजुकेशन एक्ट के माध्यम से उन्होंने अपने कॉन्वेंट स्कूल स्टेब्लिश कर दिए, स्थापित कर दिए। आप जानते हो कॉन्वेंट स्कूल किसे कहते हैं? जिस बच्चे का पिता का नहीं पता हो, वो बच्चे उसमें पढ़ाए जाते थे यूरोप में। अर्थ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप लगा लो, और आज भी जितने कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं वही कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को, आप लोगों को लंबे समय के लिए गुलाम बना के रखना है, क्या वो व्यक्ति आपको ऐसी शिक्षा देगा कि आप उनके आने वाले समय में उनके लिए खतरा बन जाओ? तो उसी एजुकेशन एक्ट के माध्यम से आपको वो चीजें पढ़ाई जाने लगी जो चीजें आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। जिन गुरुकुलों की मैं बात कर रहा था, जिस एजुकेशन एक्ट के माध्यम से उन्होंने वो गुरुकुल तबाह कर दिए, उन गुरुकुलों में आप देखोगे आज की ये एस्ट्रोफिजिक्स, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मतलब 18-19 प्रकार के अलग अलग विषय हुआ करते थे। और जो आज आप ये एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हो ना जी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इससे ये चाहे खगोल शास्त्र हो, उन गुरुकुलों में इससे कई गुना अपर लेवल की शिक्षा दी जाती थी। हर गुरुकुल में, क्योंकि इन गुरुकुलों से ऊपर विद्यालय भी हुआ करते थे, क्योंकि शिक्षा और विद्या में आप बखूबी अंतर समझते हो। आज के जो खुले हुए हैं, जो ये कह देते हैं विद्यालय, ये विद्यालय नहीं है तो शिक्षालय ही है। इन लोगों को ये भी नहीं पता शिक्षा का अर्थ क्या होता है, विद्या का क्या। अब जो विद्यालय जो हुआ करते थे हमारे देश में, उन विद्यालयों में सर्जन तैयार किए जाते थे, डॉक्टर तैयार होते थे, साइंटिस्ट तैयार किए जाते थे। आप चाहे अगर इंजीनियरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे भारत के अंदर, तो ऐसे ऐसे अभी भी पुलों के निर्माण, मतलब अभी भी ऐसे पुल बने हुए हैं उस समय के, जो अभी भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार की कितने बड़े लेवल की हमारे देश के अंदर शिक्षा रही होगी, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। और आप इसके अलावा आप एक चीज अगर और ही अतीत में यदि आप जाओ, अगर आप रामायण काल में जाओ, राम सेतु पुल का तो नाम आप सभी ने सुना होगा जी। ये वास्तविकता तो आप सभी लोगों के समक्ष है कि जो राम के समय में जिन्होंने वो पुल का निर्माण किया था, उनका नाम याद नहीं है मेरे, दो व्यक्ति, हाँ, नल और नील। आप मुझे ये बताइए कि किसी समुद्र में यदि पुल बनाना है और जो व्यक्ति बना रहा है, क्या उस व्यक्ति को यह नहीं पता होगा इसकी गहराई कितनी है? जिस व्यक्ति को उसमें पुल बनाना है और पुल बनाने के बाद उस व्यक्ति को तो यह भी पता है कि वो पानी कैसा है, तो उसको पानी के बारे में भी नॉलेज होगी। अब उसमें जो कंक्रीट लगेगा, जो मटेरियल लगेगा, उस व्यक्ति को तो वो भी पता होगा। और इसके अलावा उस व्यक्ति को यह भी पता होगा कि ये पुल कितने लंबे समय तक चलेगा। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा होगा। अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया आज जो, क्योंकि लॉर्ड मेकाले उसमें एक बात भी कहता था, अपनी इंग्लैंड पार्लियामेंट में बोल रहा था कि हमारी जो इस शिक्षा पद्धति में जो व्यक्ति पढ़ेंगे वो शरीर से भारतीय होंगे, लेकिन उनकी आत्मा पूरी अंग्रेजियत की होगी।
आप बताइए, मैं अपने जीवन के जो सबसे बड़े नुकसान मानता हूं, ये मानता हूं कि मेरे घर वालों ने मेरे 15 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि इतनी शिक्षा मुझे मिल चुकी थी घर से कि मैं एक हिसाब किताब रख सकूं। इस एजुकेशन सिस्टम से तो अच्छा था कि मैं कोई कारीगरी सीख लेता, कोई काम सीख लेता, वो बेहतर होता। 15 साल जो मेरी पढ़ाई में पैसा बर्बाद करा, वो व्यर्थ था। मैंने तो ये भी देखा है कि जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है वो ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं जी। तो क्या इस एजुकेशन सिस्टम में आपको पारदर्शिता नजर आती है? इससे आपका रक्षण हो सकता है? क्या पोषण हो सकता है आपसे? आपका नहीं हो सकता ना। क्या ये बदलना चाहिए नहीं चाहिए? अब ये व्यवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होगा? ये सिस्टम ही पूरा आपको बदलना होगा, क्योंकि आज जब मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा था कि वो वेदनाओं से चीख रहा है, उसकी मूल समस्या का किसी को पता ही नहीं। जो इस समस्या के मूल में है वो है इस देश का सिस्टम, वो व्यवस्था। और उस आपको पता होगा, अगर कोई व्यवस्था होती है तो उसका व्यवस्थापक भी जरूर होता है। मेरे पास में ये माइक है, इस माइक में एक जगह पर बटन लगा हुआ है, सेल लगे हुए हैं इसमें। आप इसमें देखोगे हर चीज एक व्यवस्थित है, तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि इसका व्यवस्थापक जरूर है। सिस्टम, इस सिस्टम का जो व्यवस्थापक है, जो आप इन यातनाओं और पीड़ाओं से जूझ रहे हो, वो व्यवस्थापक कौन है? आप जब इस 3 दिन की ट्रेनिंग में आओगे, आप देखोगे कि इस ट्रेनिंग में दुनिया से न्यारी बातें की जाएंगी जो आपको बिल्कुल अलग नजर आएंगी। एक दिन में आपने देख भी लिया होगा कि जो हम बोल रहे हैं और जो आप लोग बाहर देख रहे हैं, वो उन बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देगा आपको। आपको पता होगा कि जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को, मान लीजिए यदि किसी भाई ने, राजीव भाई को सुना हो, राजीव दीक्षित जी को, राजीव भाई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे जो ये कहते हैं कि भारत के अंदर 34,000 से ज्यादा अंग्रेजियत के कानून चल रहे हैं। हाँ जी। तो ये 34,000 से जो ज्यादा कानून चल रहे हैं, अब ये तो नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उन कानूनों से पीड़ित हो, अलग अलग कानूनों से पीड़ित है ना। जैसे कोई भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, और जो अन्य कानून है, सब पीड़ित ही हो ना उनसे। अगर हमको स्वावलंबी बनना है, यदि स्वराज लाना है, सबसे पहले तो ये कानून खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन ये कानून खत्म कैसे होंगे? कानून खत्म करने हैं तो आपको सरकार से टकराना होगा, और सरकार से यदि आपको टकराना है तो सरकार के पैरेलल आपको सरकार के ही मजबूत बनना पड़ेगा। मान लीजिए सरकार और आपका बीच का जो आंकड़ा है वो 19-20 का है तो चल जाएगा। यदि आपका और सरकार के बीच का जो आंकड़ा है यदि वो 1 और 20 का है तो क्रैश हम लोग कर दिए जाएंगे, वो लोग क्रैश कर देंगे। तो यदि सरकार से हमें टकराना है, क्योंकि आप लोगों ने पता होगा जब गांधी जी शुरुआत में चले थे ना जी, 15 साल तक उस व्यक्ति के साथ मात्र 78 कार्यकर्ता थे। मात्र समर्थक तो बहुत थे, लेकिन 78 कार्यकर्ता थे। राजीव भाई ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी 1897 में जी, सॉरी 1997 में जी, 1997 में उन्होंने, हाँ जी, आजादी बचाओ आंदोलन था जो 1997 के बाद जब वो निकलते ना जी, 92 में, मैं, हाँ 92 लगा लो, मैं 97 की आगे की आपको बात बता रहा हूं। जब वो निकले थे समाज में, उन्होंने 5 साल जब वो भटके, 5 साल लगातार, तो 100 व्यक्ति निकल के आए थे जी। 100 व्यक्ति। तो इस सिस्टम को, अगर इन कानूनों को हमें बदलना है तो सरकार के बीच का यदि 19-20 का अगर डिफरेंस है वो चल जाएगा। यदि आप लोगों के बीच डिफरेंस है 1 और 20 का, तो
तो हम लोग क्रैश कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए इसमें यह हो सकता है कि जब गांधी जी का समय था या भगत सिंह जी, वो अमर बलिदानी जो भगत सिंह थे, अन्य क्रांतिकारी थे, वो उनके पास संसाधन कम होने की वजह से उनकी स्पीड कम हो सकती है, या गांधी जी की स्पीड कम हो सकती है। लेकिन इसमें अगर हम ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते तो थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास बैलगाड़ी हुआ करती थी। आज हमारे पास मोटर गाड़ियां हैं, आज हमारे पास सोशल मीडिया है, तो हम अपनी इस यात्रा को बढ़ा सकते हैं, थोड़ी इसमें तेजी ला सकते हैं। तो इस सिस्टम को क्रैश करने के लिए यदि आपकी जो शक्ति है वो सरकार के बराबर ही होनी चाहिए। यदि सरकार के बराबर नहीं है तो हम लोग मार दिए जाएंगे जी, क्रैश कर देंगे वो लोग।